एक कुत्ते के भौंकने को लेकर बहाना बनाया गया था और उसी बहाने के चलते पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी गई थी। 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, 50-60 घर बिल्कुल फूंक दिए थे। देख के बहाने नहर के किनारे ले जाया गया, वहां पे देखा तो पूरे दोस्त वहां पे मिले और गैंग रेप करके उसको मार के नहर में फेंक दिया गया। हम लोग वहां पे स्पॉट पे गए तो देखा लड़की की चप्पलें बहुत दूर पड़ी हुई थी, चुन्नी बहुत दूर पड़ी हुई थी, लड़की के शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा हुआ था, उसके कपड़े फटे और इसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आ रही थी और पैरों तक आई हुई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके ये कह दिया लड़की ने तो ना सल्फास एल्युमिनियम नाइट्रेट कंज्यूम किया है, जहर खा लिया। मैं हरियाणा से हूं और एक एडवोकेट हूं, दलित राइट एक्टिविस्ट हूं। पिछले 15-16 सालों से हम लोग हमारे समाज के साथ हो रहे अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न के मसले पर लगातार काम करते आ रहे हैं। अभी एक साथी ने कहा कि ये हरियाणा में छुआछूत ज्यादा है, दिल्ली में कम है। तो ऐसा नहीं है, सब जगह एक जैसा ही है। और आप इस बात को मान के चलिए, जिस स्टेट में या जिस क्षेत्र में हमारे समाज के लोग ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, जुल्म ज्यादती के खिलाफ उठ के खड़े हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, पुलिस थाने जा रहे हैं, इसका मतलब उस इलाके के लोग ज्यादा जागरूक हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को बहुत कम समय मिला है, मैं थोड़ा सा एट्रोसिटी पे, अत्याचार, भेदभाव पे बात रखूंगा हरियाणा में। हरियाणा में अभी आप लोगों ने हरियाणा में चुनाव के बारे में सुना देश के प्रमुख न्यूज चैनल्स पर, और उसमें लगातार मिर्चपुर केस की चर्चा की गई। मिर्चपुर केस के बारे में आप लोगों को पता भी है कि किस तरह से जो जातिवादी दंभ, जातिवादी गुंडे जो है वो किस तरह से हम लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करते हैं और किसी न कोई बहाना ढूंढते हैं हम लोगों को अपमानित करने का, हम लोगों के खिलाफ हिंसा करने का। और मिर्चपुर में भी इस तरह का ही एक कुत्ते के भौंकने को लेकर बहाना बनाया गया था और उसी बहाने के चलते पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी गई थी। 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, 50-60 घर बिल्कुल फूंक दिए थे। तो उस केस की इन दिनों बड़ी चर्चा हुई। जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने बड़ा प्रमुखता से मिर्चपुर कांड को दिखा के वोट हासिल करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस आई तो मिर्चपुर कांड दोबारा होंगे। लेकिन पिछले 10 सालों की अगर बात करूं बीजेपी शासन की, तो बीजेपी शासन में अगर कांग्रेस सरकार में फिजिकल वायलेंस हुआ, बस्ती फूकी गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दलित अत्याचारों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई हरियाणा में। जाति का नाम लेकर गाली बकरा, जाति के आधार पर अपमानित करना, अगर आपके साथ अत्याचार हुआ, आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, तो आपका सामाजिक बहिष्कार करना, गांव से बाहर निकाल देना, मर्डर, रेप, गैंगरेप, सैकड़ों केसेस पिछले 10 सालों में इन सरकारों में हुए हैं और हरियाणा में नहीं पूरे देश में हुए हैं। तो हम लोगों ने पिछले 10 सालों में लगातार इस पर काम किया और
हरियाणा के बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिसमें जातिवादी गुंडों के पीछे पूरी सरकारें खड़ी थी, पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा था, पूरी खापे खड़ी थी, पूरी पंचायतें खड़ी थी, उन मामलों में भी हमने जातिवादी गुंडों को, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए, हमारे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया, हमारे लोगों के कत्ल किए, उन लोगों को सारी उम्र के लिए जेल में भिजवाने का काम हम लोगों ने किया। और अब भी कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे इस काम को। लेकिन साथियों, हर एक चीज की आप लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। सभी लोग समझते हैं कि भाई वकील है, वकील से पुलिस भी डरती है और वकील से सभी सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन जो अगर एससी समाज के वकीलों की अगर हम बात करें, तो दिल्ली कोर्ट के अगर कोई यहाँ पर वकील साहब हैं तो वो भी जानते होंगे हमारे वकीलों की यहाँ पर क्या हालत है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हरियाणा के कोर्टों की हालत हो। वकीलों क्या, किसी वकील का कोई चालान भी काट देता है ना रास्ते में, तो वकील वर्क सस्पेंड कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। लेकिन कोई एससी कम्युनिटी का वकील है, उसका चाहे चालान काटो, चाहे पुलिस उसकी पिटाई करो, चाहे उसके साथ दुर्व्यवहार करो, चाहे उसको जेल में डाल दो, तो जितनी भी वकीलों की संस्थाएं बनी हुई हैं, ये वकीलों की संस्थाएं एससी कम्युनिटी के वकीलों की कभी मदद नहीं करती। मेरे साथ मिर्चपुर कांड के केस में मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त दबाव था कि मैं इस केस से हटूं। बार एसोसिएशन जो है, उनके अध्यक्ष जो थे वो भी उसी जाति से थे जो मिर्चपुर कांड के जातिवादी गुंडे थे। मेरे साथ मेरे फादर एडवोकेट रिकी राम जी हैं यहाँ पर, और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में एससी एसटी एक्ट के केसेस को इंट्रोड्यूस करने वाले ये पहले वकील हरियाणा में थे। और यही नहीं, जो महिलाओं के लिए 2005 में कानून बना था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हरियाणा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पहला केस डालने वाले बाबूजी थे। तो इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम करते हुए, यही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं मिर्चपुर की बात कर रहा था, तो मिर्चपुर केस में जो जातिवादी गुंडों की कम्युनिटी के वकील थे, उन्होंने बाबूजी के ऊपर दबाव बनाया कि रजत को विड्रॉ करो मिर्चपुर केस से। तो बाबूजी ने जब मना किया, कुछ दिन पहले ही उन दिनों बाबूजी का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ था, और उन वकीलों ने मिलकर बाबूजी के साथ मारपीट की और सिर में वहीं पर मुझे हमारे जहां पर सिर में सर्जरी हुई, उन्होंने बाबूजी के साथ हिंसा की। आज हिंसा की बात हो रही है ना, तो वो जो हिंसा थी, कई बार हिंसा का जवाब भी हिंसा से देना जरूरी होता है, अपने सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए। मुझे पता चला कि मेरे बाबूजी के साथ इस तरह से हुआ है। वैसे तो मेरे हर कम्युनिटी में दोस्त थे वकील। जब मैंने कहा कि भाई बाबूजी के ऊपर जिसने मैन हैंडलिंग की, हाथापाई की, मैं उसका जवाब दूंगा और कौन मेरे साथ चलेगा, तो मेरे साथ मेरा भाई, वो भी एडवोकेट है, मेरे एक मामा दिल्ली की जाइन एडवोकेट है, उस दिन वो हांसी में थे, वो मेरे साथ थे, एक और मेरे कम्युनिटी के एडवोकेट थे और एक यादव कम्युनिटी के एडवोकेट। हम 5 लोग, 500 लोगों में से केवल 5 लोग वो मेरे साथ चले, और जिन्होंने बाबूजी के साथ हाथापाई की थी, उसको अंदाजा था कि भाई हम लोग रिएक्शन करेंगे, और वो 40-50 वकीलों के साथ बैठा हुआ था। और मैंने उन वकीलों से जाके ये कहा कि तुमने मिर्चपुर कांड के लिए मेरे फादर पर हाथ उठाया है, अब मैं इस हाथ उठाने वाले के हाथ पैर तोड़ूंगा, जिसको पिटना है वो यहाँ पे रुक जाओ, बाकी सारे भाग जाओ। तो साथियों, वहां पे 10-15 वकील रह गए, बाकी सारे भागे, और उस वकील की हमने इतनी पिटाई की, अगले दिन उसके अखबारों में फोटो छपी, खून से लथपथ चेहरे की। मैं यहाँ पे हिंसा को
प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आत्मसम्मान के लिए ये लोग जो जातिवादी गुंडे हैं, आप लोग जातिवादी गुंडे कहो, मनुवादी कहो, कुछ भी कहो, ये कानून से नहीं डरते। SC/ST एक्ट 1989 में आया था, लेकिन आज 2024 है, NCRB का रिकॉर्ड उठा के देखो आप, SC/ST एक्ट के केसेस पीक पर बहुत ज्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, क्या बच्चियों के साथियों और हिंसा के मामले घटे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप लगातार रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। तो ये लोग कानून से नहीं डरते। तो हमारे समाज की जो बहन है, बेटियां हैं, जो लगातार रडार पर रहती है जातिवादी गुंडों के, मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि फूलन देवी का जो रूप है वो धारण करने का काम करें और ऐसे लोगों को मौके पर ही वजह चखाने का काम करें। मैं एक खासतौर पे महिलाओं के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि संविधान लागू हुए 75-76 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आने चाहिए थे नहीं आए। छुआछूत खत्म होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अत्याचार खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ। और किसी भी समाज को नीचा दिखाने के लिए उनकी बहन बेटियां जो है बड़ा आसान टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है। और दलित समाज की जो बहन बेटियां हैं, SC समाज की जो बहन बेटियां हैं, वो तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। आप लोग दिल्ली में रह रहे हो, लेकिन आप हरियाणा में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ और वहां पे गांव में जाओ, गांव की दलित बस्तियों में जाओ, वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती होती है। मतलब उनकी हिम्मत भी नहीं होती वो जाके थाने में केस रजिस्टर करा दें। अब हरियाणा में जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आप लोग अक्सर एक बीजेपी का जुमला था कि मुसलमानों के लड़के या मुसलमान कम्युनिटी हमारी लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रही है, मतलब उनको प्रेम जाल में फंसाती है, उनको बर्बाद करके छोड़ देती है। अब ये लव जिहाद वाली बात असली है, फर्जी है, मन गढ़ंत है, मैं इसके बारे में इतना नहीं जानता। लेकिन जो लव जिहाद है एक्चुअली में जमीनी स्तर पर हमारे समाज की लड़कियों के साथ हो रहा है और हर प्रदेश में हो रहा है। हरियाणा की आपको बात बताऊं, हरियाणा में जो सबसे संपन्न कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, ये अपनी लड़कियों को पेट से बाहर ही नहीं आने देते। पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। आप सेक्स रेशो देखो हरियाणा का उठा के, राजस्थान का उठा के, 1000 लड़कों पे 700-800 लड़कियां हैं। वैसे ही अपना जो सरकारी अनुपात दिखाते हैं वो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। अब लड़के बहुत ज्यादा हो गए, इनके लड़कियां हैं नहीं। एक गांव में 200-200 लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, 50-50 साल के हो गए हैं, उनको शादियां करनी है, शादी के लिए लड़कियां नहीं है। अब लड़कियां लानी पड़ रही है उनको तमिलनाडु से, झारखंड से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से। 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में वो लड़की यहाँ पे आती हैं, उनकी संस्कृति मेल नहीं खाती। और कुछ तो लड़कियां 5-6 महीने रह के घर का सामान इकट्ठा करके इनका भाग गई। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई ये तो सारा मामला खराब हो रहा है, तो अब पिछले 15-20 सालों में इनकी नजर हमारे समाज की लड़कियों पर है। अब इनके पास जमीनें हैं, नौकरी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, सब कुछ है, पुलिस इनके साथ है। अब ये चाहते हैं कि भाई जो इनके लड़के हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के हैं, उनको एक प्रेमिका चाहिए मोटरसाइकिल बिठाने के लिए। लड़कों को शादी करने के लिए लड़की चाहिए।
2016 में आरक्षण का जो झगड़ा हुआ था, जाटों ने जो आरक्षण का झगड़ा आंदोलन हुआ था जाटों के आरक्षण के लिए, उसमें एक खाप पंचायत का लीडर था, उसने ये कहा था कि हमारे जाट समाज के लोगों को नॉर्थ ईस्ट या साउथ में जाने की जरूरत क्या है, वहां से लड़कियों से शादी करने की जरूरत क्या है, दलितों की लड़कियां हैं ना हमारे लिए हरियाणा प्रदेश में। उसने ये स्टेटमेंट ऑफिशियली किसी मीडिया के सामने, हमने भी इसका जवाब दिया, मीडिया पर ही दिया। हमने कहा कि दलितों की लड़कियां हैं तो दलितों के लड़के भी हैं, जिस दिन तुम अपनी लड़की दलित लड़कों से ब्याह शुरू कर दोगे, हमारी लड़कियां भी हो जाएंगी शादी करने के लिए तैयार होगी। तो जो ये लव जिहाद वाली बात मैं बता रहा था वो ये था कि हमारी लड़कियों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है। असल में प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं होती है, केवल फिजिकल अट्रैक्शन या जिसको आप हवस बोलते हो वो पूरा करने वाली बात होती है। जिस जाट लड़के की या किसी दूसरी कम्युनिटी के हाई कम्युनिटी के लड़के की हमारी कम्युनिटी की लड़की गर्लफ्रेंड होती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, उसके पूरे ग्रुप की गर्लफ्रेंड होती है। उस दिन डेट होती है, बाद में उसके साथ गैंग रेप होते हैं। मैंने बहुत सारे इस तरह के केस किए हैं जिसमें लड़की को डेट के बहाने नहर के किनारे ले जाया गया, वहां पे देखा तो पूरे दोस्त वहां पे मिले और गैंग रेप करके उसको मार के नहर में फेंक दिया गया। और आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी, कभी कहेगी सुसाइड है, कभी कहेगी पैर फिसल गया, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी बदल दी जाती है। जींद में एक जेबीटी करने वाली लड़की की डेड बॉडी नहर के किनारे मिली। हम लोग वहां पे स्पॉट पे गए तो देखा लड़की की चप्पलें बहुत दूर पड़ी हुई थी, चुन्नी बहुत दूर पड़ी हुई थी, लड़की के शरीर को जगह जगह सिगरेट से दागा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग आ रही थी और पैरों तक आई हुई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करके ये कह दिया लड़की ने तो ना सल्फास एल्युमिनियम नाइट्रेट कंज्यूम किया है, जहर खा लिया प्यार में धोखे में। अरे भाई, जिस नहर के किनारे वो मिली है वो नहर 22 फुट गहरी है, वो चाहती तो वहां पे बड़ा पेनलेस सुसाइड कर सकती थी, और सल्फास खाना तो बड़ा पेनफुल सुसाइड है। और जो शरीर पर दागा गया है, ब्लीडिंग है, चप्पलें दूर पड़ी हैं, और इन चीजों को कहां लेके जाओगे? पोस्टमार्टम हुआ उस लड़की का, पोस्टमार्टम पे उसका हाइमन जो है वो रैप्चर्ड पाया गया, प्राइमा फेसाई रेप के सबूत पाए गए, लेकिन कुछ और जरूरी चीजें पुलिस ने छुपा ली। हमने उसका पीजीआई रोहतक में उसका पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो वहां पर सरप्राइजिंगली डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी। मतलब नीचे वाले डॉक्टर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि हाइमन रैप्चर्ड था, और पीजीआई वाले कह रहे हैं हाइमन इंटैक्ट था। मतलब वो कैसे जुड़ गया भाई? तो मतलब इतने ज्यादा प्रयास किए जाते हैं जातिवादी गुंडों को बचाने के, हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट काउंसिल, जो हरियाणा सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल था, उससे केवल 2 सवाल पूछे कि आप इसको सुसाइड बता रहे हो, इस ब्लीडिंग के बारे में आपका क्या आंसर है, चप्पलों के बारे में आपका क्या आंसर है, चुन्नी की दूरी उसके बारे में क्या आंसर है? उसके बाद जवाब नहीं था, तुरंत सीबीआई को इंक्वायरी दी गई। तो मैं वो लव जिहाद की बात कर रहा था, 2 मिनट बोलूंगा सर, मैं लव जिहाद की बात कर रहा था। तो लड़कियों को इस तरह से ट्रैप में फंसा के अपनी गंदी इच्छाएं पूरी की जाती हैं, और बाद में कुछ के जो शादी वाली बात बता रहा था, उनसे शादी भी की जाती है, उनसे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 1 साल 6 महीने उसको घर में रखते हैं, फिर उसके परिवार वाले कहते हैं कि चमारी चूड़ी कहां से ले आया तू?
1 साल 1.5 साल के बाद उसका प्यार व्यार मोहब्बत का सब भूत हो जाता है, फिर वो लड़की फिर वो शेड्यूल कास्ट बन जाती है और वो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो लड़की आती है मेरे पास कि SC ST एक्ट का केस करो, मेरी सास ने मेरे पति ने मेरे को जाति सूचक शब्द कहे और मार के घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस में कंप्लेंट दी जाती है, पुलिस बोलती है, बोला सर अगर इसकी जाति देखी होती तो इसे शादी नहीं करता। SC ST एक्ट इज नॉट मेड आउट, कोर्ट भी यही बोलती है। अब पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है, कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर वो लड़की कुछ दिन तक कोर्टों में कचहरियों में घूमती है, फिर वो पंखे लटकी मिलती है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो आप लोगों को बताने का ये है कि आप इस तरह की चीजों को आगे शेयर करें, खास तौर पे जो ग्रामीण अंचल की लड़कियां हैं उनके साथ शेयर करें और इस तरह के ट्रैप से बचने की, इस तरह के लव जिहाद से बचने की हमारी लड़कियों को उनसे बचाएं, ताकि जो हमारा मान सम्मान है वो हमारा मान सम्मान बरकरार रह सके। हम जितने भी यहाँ पे वक्ता बैठे हैं, हमारे पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि सारा दिन हम बोल सकते हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस है। मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, ठीक है। मैं भी आयोजकों की समस्या समझते हुए मैं भी अपनी बात खत्म करता हूं और आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।